नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प दौर पर बात करने वाले हैं। जी। ये समय है लगभग मान लीजिए 750 से 1000 ईस्वी का। हम्म। उत्तर भारत में काफी कुछ चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय था जब हर्षवर्धन के बाद, मतलब 7वीं सदी के बाद, कोई एक ऐसी अकेली शक्ति नहीं थी जो पूरे उत्तर भारत को, आप कह सकते हैं, एक साथ रख सके। अच्छा, मतलब गुप्त काल या हर्ष के समय जैसी स्थिति नहीं रही। नहीं, वैसी बात नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि कई क्षेत्रीय ताकतें उभर कर सामने आईं और इनमें 3 सबसे बड़ी थीं। हाँ, और ये 3 थी। पूर्व में पाल, है ना, फिर पश्चिम और उत्तर मध्य भारत में प्रतिहार, जी। और दक्कन में राष्ट्रकूट। हाँ। लेकिन इनका असर सिर्फ दक्कन तक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रकूटों का असर उत्तर भारत तक महसूस किया जा रहा था। तो इसीलिए इस दौर को अक्सर 3 साम्राज्यों का युग कहा जाता है। अच्छा, और इनके बीच जाहिर है सत्ता के लिए खींचतान चलती रहती होगी। हाँ, जबरदस्त। खासकर एक शहर को लेकर, कन्नौज। कन्नौज उस जमाने में उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक बन गया था। ओके। मतलब जैसे आज दिल्ली है, कुछ वैसा ही। ओके, तो जिसके पास कन्नौज उसका रुतबा ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। उसका उत्तर भारत पर दबदबा माना जाता था। तो ये तीनों ही कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे। तो आज हम इन्हीं 3 बड़ी ताकतों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनकी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कैसे उभरे, इनके आपस में रिश्ते कैसे थे, मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा या कुछ और भी। हाँ, और इन्होंने उस समय के भारत पर क्या असर डाला, हमारे पास जो स्रोत है वो क्या बताते हैं इस बारे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पूर्व से करें, पालों से। हाँ, ठीक है, पालों से शुरू करते। इनकी कहानी ना थोड़ी अलग है, क्योंकि इनके जो संस्थापक थे, गोपाल, हाँ। वो किसी राजघराने से नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 750 ईस्वी में, जब बंगाल में बहुत अराजकता फैली हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, अच्छा। तो वहां के जो मुख्य लोग थे, सरदार थे, उन्होंने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना ताकि शांति वापस आ सके। अरे, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। मतलब एक तरह से चुनाव हुआ उस जमाने में। हाँ, ये दिखाता है कि वंशानुगत राजशाही ही, मतलब हमेशा एकमात्र रास्ता नहीं थी। कम से कम ऐसी खास परिस्थितियों में तो नहीं। खैर, गोपाल ने बंगाल को एकजुट किया और बिहार का जो मगध का इलाका है, उस पर भी नियंत्रण कर लिया। ठीक है। लेकिन पालों का असली विस्तार और वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात है, वो शुरू हुआ उनके बेटे धर्मपाल के समय में। उनका शासनकाल था करीब 770 से 810 ईस्वी। हाँ, धर्मपाल का नाम तो सुना है। कन्नौज वाले संघर्ष में इनका बड़ा रोल था। जी हाँ, धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा करने की जोरदार कोशिश की और कुछ समय के लिए कामयाब भी हुए। हुआ ये कि राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव, उन्होंने प्रतिहारों को हरा दिया। अच्छा। तो धर्मपाल ने इस मौके का फायदा उठाया और कन्नौज पहुंच गए। वहां एक बड़ा दरबार लगाया। ऐसा दावा किया जाता है कि उस दरबार में पंजाब से लेकर पूर्वी राजस्थान तक के शासक, मतलब सामंत राजा, हाजिर हुए थे। क्या बात है। लेकिन ये दबदबा बना रहा, मतलब लंबे समय तक? नहीं, ज्यादा समय तक नहीं। देखिए, पश्चिम से प्रतिहार फिर से ताकतवर हो गए और धर्मपाल को पीछे हटना पड़ा। इससे ये पता चलता है कि कन्नौज जीतना एक बात थी, लेकिन उसे अपने पास बनाए रखना वो बहुत मुश्किल था। सही। हालांकि बिहार और बंगाल का जो बड़ा हिस्सा था, वो पालों के पास ही रहा। फिर धर्मपाल के बेटे आए, देवपाल, 810 से 850 ईस्वी तक। उन्होंने उत्तर में तो ज्यादा सफलता नहीं मिली, तो पूर्व की तरफ ध्यान दिया। असम यानी प्रागज्योतिषपुर और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक साम्राज्य बढ़ाया। तो कुल मिलाकर देखें तो पूर्वी भारत में पालों का दबदबा करीब 100 साल तक तो रहा होगा, 8वीं सदी के मध्य से 9वीं सदी के मध्य तक। हाँ, लगभग इतना ही। और 9वीं सदी के मध्य में एक अरब व्यापारी थे, सुलेमान। वो भारत आए थे। उन्होंने पाल राज्य के बारे में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने पाल राज्य को रूहमा कहा है, शायद धर्मपाल के नाम का बिगड़ा हुआ रूप हो। उन्होंने बताया कि पाल राजा अपने पड़ोसियों से, यानी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से, लगातार लड़ते रहते थे। और सुलेमान ने पालों की सेना को बहुत ही विशाल बताया है, खासकर हाथी। उन्होंने लिखा है 50,000 हाथी। 50,000? ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ, हो सकता है ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन फिर भी इससे उनकी सैन्य शक्ति का अंदाजा तो लगता ही है। सेना के अलावा पालों का और क्या योगदान था, जैसे संस्कृति में या धर्म में? देखिए,
पाल शासक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। धर्मपाल ने, जैसा मैंने बताया, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जिंदा किया। उसे चलाने के लिए 200 गांव दान में दिए। 200 गांव? हाँ, और उन्होंने एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशिला, जो नालंदा के बाद बौद्ध शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बना। यहाँ पूरे एशिया से छात्र और विद्वान आते थे। तिब्बत के साथ भी इनके अच्छे संबंध थे, ऐसा सुना है। बिल्कुल। शांतरक्षित और अतिशा दीपांकर जैसे बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, उन्हें तिब्बत बुलाया गया था। उन्होंने वहां जाके बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया, और कई तिब्बती विद्वान भी नालंदा और विक्रमशिला पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन क्या वो सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म को भी समर्थन दिया, शैव और वैष्णव मतों को भी। ब्राह्मणों को जमीनें दान दी, और इसका एक और फायदा हुआ, इससे कृषि का विस्तार हुआ। अच्छा, और व्यापार, बंगाल की खाड़ी पास होने का कुछ फायदा? हाँ, निश्चित रूप से। उनका दक्षिण पूर्व एशिया से, मतलब बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, इन सब जगहों से खूब व्यापार होता था, और वहां से सोना चांदी बंगाल आता था। एक और दिलचस्प बात है, उस इलाके में एक शैलेंद्र राजवंश था, वो भी बौद्ध थे। उन्होंने पालों से अनुमति मांगी कि वो नालंदा में एक मठ बनाना चाहते हैं। अरे वाह! और उसके रखरखाव के लिए उन्होंने देवपाल से 5 गांव भी मांगे, और देवपाल ने ये मांग मान ली। इससे पता चलता है कि दोनों साम्राज्यों के बीच कितने अच्छे रिश्ते थे। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब पालों से पश्चिम की तरफ चलते हैं, प्रतिहारों की ओर। इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं ना? जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार। माना जाता है कि ये मूल रूप से गुर्जर थे, जो शुरू में राजस्थान और गुजरात के इलाकों में थे। और इनका संघर्ष किससे था? शुरू में तो राष्ट्रकूटों से, मालवा और गुजरात पर अधिकार के लिए, और फिर बाद में, जैसा हमने देखा, पालों से कन्नौज के लिए। इनके शुरुआती राजा थे नागभट्ट प्रथम। उन्होंने सिंध से जो अरब आक्रमणकारी आ रहे थे, उनका सामना किया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अरबों को आगे बढ़ने से रोका। लेकिन प्रतिहारों को जो असली ताकत मिली, वो मिली राजा भोज के समय में, लगभग 836 ईस्वी से। इन्हें मिहिर भोज भी कहते हैं। मिहिर भोज, इन्हें ही साम्राज्य का असली संस्थापक मानते हैं। हाँ, काफी हद तक, क्योंकि भोज ने न सिर्फ साम्राज्य को दोबारा संगठित किया, बल्कि सबसे बड़ी बात, उन्होंने कन्नौज पर स्थायी अधिकार कर लिया, और कन्नौज अगले 100 सालों तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। अच्छा, तो उन्होंने कन्नौज पर कब्जा जमा लिया, और उन्होंने पूर्व में पालों को आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर दक्षिण की तरफ मुड़े, राष्ट्रकूटों से टक्कर लेने। नर्मदा नदी के किनारे बहुत भयंकर लड़ाई हुई। भोज दक्कन में तो नहीं घुस पाए, लेकिन मालवा और गुजरात के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। उत्तर में उनका राज्य सतलुज नदी तक पहुंच गया था। और अरब यात्रियों ने इनके बारे में क्या कहा? सुलेमान ने पालों की सेना की तारीफ की थी, प्रतिहारों की। हाँ, अरब यात्रियों ने प्रतिहारों की घुड़सवार सेना की बहुत तारीफ की है। कहा जाता है कि उनके पास उस समय भारत की सबसे बेहतरीन घुड़सवार फौज थी। अच्छा, घोड़े कहाँ से आते थे? वो मध्य एशिया और अरब देशों से घोड़े आयात करते थे। ये उस समय एक बड़ा व्यापार था। भोज खुद भी बहुत शक्तिशाली शासक थे। वो विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदि वराह की उपाधि ली थी। ये उपाधि उनके सिक्कों पर भी मिलती है। तो भोज के बाद भी प्रतिहार साम्राज्य मजबूत बना रहा? हाँ, काफी समय तक। उनके बेटे महेंद्रपाल और फिर पोते महिपाल के समय में भी साम्राज्य न सिर्फ कायम रहा, बल्कि महेंद्रपाल ने तो उसे पूर्व में बंगाल तक फैला दिया था। बंगाल तक? हाँ, तो आप कह सकते हैं कि 9वीं सदी की शुरुआत से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक, मतलब 100 साल से भी ज्यादा, उत्तर भारत में प्रतिहारों का दबदबा रहा। एक और अरब यात्री का जिक्र आता है, अल मसूदी। हाँ, वो महिपाल के समय में आया था। जी, अल मसूदी। वो बगदाद का रहने वाला था और 915-16 के आसपास गुजरात आया था। वो प्रतिहार राजा की शक्ति और उनके साम्राज्य की विशालता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने क्या लिखा? उसने राजा को बोरा कहा, शायद आदि वराह का बिगड़ा हुआ रूप होगा, और राज्य को अलजूज, मतलब गुजर। उसने लिखा कि साम्राज्य बहुत ही विशाल है, लाखों गांव हैं, और राजा के पास एक बहुत बड़ी सेना है जिसके 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से? हाँ, एक सेना उत्तर में मुसलमानों से लड़ती थी, दूसरी दक्षिण में राष्ट्रकूटों से, और तीसरी पूर्व में पालों से। उसने भी प्रतिहारों की घुड़सवार सेना को देश में सबसे अच्छा बताया। संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान रहा प्रतिहारों का? वे विद्या और साहित्य के भी संरक्षक थे। संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि और नाटककार थे राजशेखर।
वो महिपाल के दरबार में थे। राजशेखर? हाँ हाँ, नाम सुना है। जी, उन्होंने कन्नौज को बहुत सी शानदार इमारतों और मंदिरों से सजाया था और इसी दौर में भारतीय विद्वान बगदाद के खलीफा के दरबार तक भी गए और भारतीय ज्ञान, खासकर गणित, बीजगणित, चिकित्सा, ये सब अरब दुनिया तक पहुंचा। हाँ, तो फिर इतना शक्तिशाली साम्राज्य बिखरा कैसे? क्या हुआ? इसके कई कारण थे। एक तो जैसा मैंने पहले बताया, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने 915 और 918 के बीच कन्नौज पर हमला किया और उसे बुरी तरह लूटा और तबाह कर दिया। हाँ, ये बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। इससे प्रतिहारों की इज्जत और ताकत दोनों को भारी नुकसान हुआ और शायद इसी हमले के बाद गुजरात भी उनके हाथ से निकल गया, जो विदेशी व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। अल मसूदी ने लिखा भी है कि प्रतिहार राज्य की सीमा समुद्र तक नहीं जाती थी। और फिर तो जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई तो उनके अधीन जो सामंत थे, मतलब स्थानीय सरदार, वो धीरे धीरे आजाद होने लगे, अपनी ताकत बढ़ाने लगे। फिर करीब 963 ईस्वी में एक और राष्ट्रकूट राजा आए, कृष्ण तृतीय। उन्होंने फिर उत्तर भारत पर हमला किया और प्रतिहार शासक को हरा दिया। इसके बाद तो प्रतिहार साम्राज्य बहुत तेजी से बिखर गया और उसकी जगह कई छोटे छोटे राज्य बन गए। ये राष्ट्रकूट बार बार आ रहे हैं, दक्कन से आके उत्तर की राजनीति में इतना दखल दे रहे थे। अब जरा इनकी कहानी भी ठीक से समझते हैं। हाँ, राष्ट्रकूटों की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। असल में उस युग की शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाली और सबसे शक्तिशाली शक्ति राष्ट्रकूट ही थे। अच्छा। इनकी शुरुआत की थी दंती दुर्ग नाम के शासक ने और राजधानी बनाई मान्यखेत, जो आज के शोलापुर के पास है, महाराष्ट्र में। और ये बहुत जल्दी ही पूरे महाराष्ट्र पर छा गए। और इनका संघर्ष प्रतिहारों से तो था ही। हाँ, उत्तर में प्रतिहारों से लड़ाई चलती रहती थी, गुजरात और मालवा के लिए। दक्कन में उनका संघर्ष पूर्वी चालुक्यों से था, जो आंध्र प्रदेश में थे। फिर दक्षिण में कांची के पल्लवों और मदुरै के पांड्यों से भी लगातार युद्ध होते रहते थे। और उत्तर भारत पर हमले वो क्यों करते थे? वो उत्तर भारत पर हमले करते थे, लूटपाट करते थे। इससे उन्हें काफी धन मिलता था और उनकी धाक जमती थी। लेकिन उन्होंने कभी गंगा घाटी में स्थायी रूप से अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश नहीं की। उनका जो मुख्य ध्यान था वो दक्कन और दक्षिण पर ही रहा। इनके कौन से शासक ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं? देखिए, गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष, ये दो नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। गोविंद तृतीय का समय था 793 से 814 ईस्वी। उन्होंने उत्तर में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को हराया, मालवा पर कब्जा किया। फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़े। वहां चोल, पांड्य, पल्लव सबको अपनी ताकत का एहसास कराया। कर्नाटक के गंग राजाओं को हराया। यहां तक दावा किया जाता है कि उन्होंने श्रीलंका के राजा और मंत्री को बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले आए थे। बाप रे! और अमोघवर्ष? उनका शासन तो बहुत लंबा चला था। हाँ, अमोघवर्ष ने 64 साल राज किया, 814 से 878 ईस्वी तक। लेकिन उनकी रुचि युद्ध से ज्यादा धर्म और साहित्य में थी। अच्छा। वो खुद एक विद्वान थे। माना जाता है कि उन्होंने कन्नड़ भाषा में काव्य शास्त्र पर पहली किताब लिखी थी। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को भी बहुत भव्य बनवाया। कहते थे कि इंद्र के शहर से भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन इतने लंबे शासनकाल में सब ठीक रहा? नहीं, उनके समय में विद्रोह भी बहुत हुए। साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, तो दूर दराज के इलाकों में अक्सर विद्रोह हो जाते थे, जिन्हें दबाने में काफी शक्ति लगती थी। तो क्या राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों के पतन में सीधी भूमिका निभाई, जैसा आपने बताया था? हाँ, बिल्कुल। अमोघवर्ष के बाद आई इंद्र तृतीय, 915 से 927 तक। उन्होंने राष्ट्रकूट शक्ति को फिर से मजबूत किया और जैसा मैंने कहा, उन्होंने ही 915 में कन्नौज पर हमला करके प्रतिहारों को बहुत कमजोर कर दिया था। उसी समय जो अल मसूदी भारत आया था, उसने राष्ट्रकूट राजा, जिसे वो बल्लार या वल्लभ राज कहता है, उसे भारत का सबसे महान राजा बताया था। उसने लिखा कि ज्यादातर भारतीय शासक उसकी अधीनता मानते हैं। और कृष्ण तृतीय, उनका भी जिक्र आया था। हाँ, कृष्ण तृतीय 934 से 963 तक, वो भी बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने दक्षिण में चोल राजा परांतका प्रथम को बुरी तरह हराया 949 में और चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। चोलों को हराया? हाँ, और वो रामेश्वरम तक पहुंच गए थे। वहां उन्होंने एक जीत का स्तंभ लगवाया और एक मंदिर भी बनवाया। लेकिन फिर कृष्ण तृतीया के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य भी खत्म हो गया, इतनी ताकत के बाद भी? हाँ, यही विडंबना है।
कृष्ण तृतीय के मृत्यु के बाद उनके जितने भी दुश्मन थे वो सब उनके उत्तराधिकारी के खिलाफ एक हो गए। वो कमजोर साबित हुए, टिक नहीं पाए और 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजधानी मान्यछेद को बुरी तरह लूटा गया और जला दिया गया। और इसी के साथ इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। राष्ट्रकूटों के बारे में एक बात और कही जाती है, उनकी धार्मिक सहिष्णुता। ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। वो शैव, वैष्णव और जैन तीनों ही धर्मों को मानते थे और संरक्षण देते थे। अच्छा। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो चट्टान काटकर बनाया गया है। वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने ही 9वीं सदी में बनवाया था। अमोघ वर्ष जिनके बारे में हमने बात की वो खुद जैन माने जाते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान किया और उन्हें भी संरक्षण दिया। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में न सिर्फ बसने की इजाजत दी, बल्कि उन्हें मस्जिदें बनाने और अपने धर्म का प्रचार करने की भी पूरी आज़ादी दी। उनके तटीय शहरों में मुसलमानों के अपने मुखिया होते थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें थीं। ये तो वाकई कमाल की बात है उस जमाने के हिसाब से। इसका कोई खास कारण था? हाँ, इसका एक बड़ा कारण था विदेशी व्यापार, खासकर अरब देशों के साथ। इस सहिष्णु नीति से व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला और व्यापार से राज्य की आमदनी बढ़ी, वो समृद्ध हुए। ये उनकी एक तरह से दूरदर्शिता थी। और इसके साथ ही वे कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में संस्कृत के विद्वान तो थे ही, साथ ही प्राकृत और अपभ्रंश जिनसे आज की हमारी भाषाएं निकली हैं, उनमें लिखने वाले कवियों को भी बहुत सम्मान मिलता था। अच्छा, तो ये थी इन 3 बड़े साम्राज्यों की कहानी, उनका उदय, उनका शिखर और फिर उनका पतन। अब थोड़ा इनके शासन के तरीके पे बात कर लेते हैं। क्या इन तीनों में प्रशासन का कोई एक जैसा तरीका था या अलग अलग था? देखिए, मोटे तौर पर देखें तो तरीका काफी मिलता जुलता था। इन सभी ने अपने से पहले के जो साम्राज्य थे, जैसे गुप्त साम्राज्य या हर्षवर्धन का राज्य और दक्कन में चालुक्यों का राज्य, उन्हीं के प्रशासनिक ढांचे को एक तरह से आगे बढ़ाया था। मतलब ये कि राजा ही सब कुछ होता था। प्रशासन का मुखिया, सेना का सर्वोच्च सेनापति, मुख्य न्यायाधीश, सब वही। दरबार बहुत भव्य लगते थे, जहां उनके सामंत, दूसरे देशों के राजदूत, बड़े बड़े अधिकारी सब हाजिर होते थे। और राजा का पद, वो तो वंशानुगत ही होता होगा। हाँ, आमतौर पर तो वंशानुगत ही था, लेकिन ऐसा कोई पक्का नियम नहीं था कि हमेशा सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। भाइयों में सत्ता के लिए संघर्ष आम बात थी। हमने राष्ट्रकूटों में देखा, ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को हटाकर गद्दी हासिल की थी। अच्छा? कभी कभी राजा पहले ही अपने पसंदीदा बेटे को युवराज घोषित कर देता था। हाँ, महिलाओं को प्रशासन में ऊंचे पद बहुत कम मिलते थे। एक आध अपवाद जरूर है, जैसे एक राष्ट्रकूट राजकुमारी थी, चंद्रू बल्लभे। उन्होंने रायचूर दुआब का प्रशासन संभाला था। राजा की मदद के लिए मंत्री वगैरह होते थे? हाँ, बिल्कुल। मंत्रियों की एक पूरी परिषद होती थी जो राजा को सलाह देती थी। अक्सर ये मंत्री पद भी बड़े परिवारों में वंशानुगत हो जाते थे। जैसे पालों के 4 मुख्यमंत्री लगातार एक ही ब्राह्मण परिवार से थे। कौन कौन से विभाग होते थे? अलग अलग विभाग थे, जैसे पत्राचार का विभाग जिसमें विदेश मामले भी आ जाते थे, फिर राजस्व मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित। पुरोहित भी? हाँ, पुरोहित भी मंत्री परिषद में होते थे, लेकिन पुरोहित को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों से ये उम्मीद की जाती थी कि अगर जरूरत पड़े तो वो सेना का नेतृत्व भी करें, युद्ध में भी जाएं। और सेना? हमने सुना कि तीनों के पास ही बड़ी बड़ी सेनाएं थी। हाँ, बिल्कुल। सेना में मुख्य रूप से पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक और बड़ी संख्या में युद्ध हाथी होते थे। किसके पास क्या ज्यादा था? जैसा हमने बात की, पालों के पास हाथी बहुत ज्यादा थे। प्रतिहारों की घुड़सवार सेना बहुत मशहूर थी, जिसके लिए वो बाहर से घोड़े मंगवाते थे। राष्ट्रकूटों के पास किले बहुत मजबूत होते थे। सेना में सैनिक कहाँ से आते थे? सेना में कुछ तो स्थायी सैनिक होते थे जिनकी भर्ती होती थी, और कुछ सैनिक सामंतों से लिए जाते थे जब जरूरत पड़ती थी। स्थायी सैनिक अक्सर वंशानुगत भी होते थे, और ये सैनिक भारत के अलग अलग हिस्सों से आते थे। जैसे पाल सेना में मालवा, असम, गुजरात, कर्नाटक सब जगह के सैनिक होते थे। नौसेना भी थी इनके पास? हाँ, पाल और राष्ट्रकूटों के पास अपनी नौसेनाएं भी थीं, लेकिन उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अब ये बताइए कि इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलता कैसे था? क्या राजा सीधे हर जगह का शासन देखता था? नहीं, ऐसा संभव नहीं था।
साम्राज्य मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा होता था। अच्छा। एक हिस्सा वो था जो सीधे राजा के प्रशासन के तहत आता था। इन इलाकों को प्रांतों में बांटा जाता था जिन्हें भुक्ति या राष्ट्र कहते थे, और प्रांतों को जिलों में जिन्हें विषय या मंडल कहा जाता था। इनके अधिकारी कौन होते थे? प्रांत का मुखिया उपरेक या राष्ट्रपति कहलाता था और जिले का मुखिया विषयपति। इनका काम था टैक्स इकट्ठा करना और सेना की मदद से कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये तो हुआ सीधा प्रशासित क्षेत्र। दूसरा हिस्सा कौन सा था? दूसरा हिस्सा वो था जो सामंतों के अधीन था, यानी स्थानीय सरदार या छोटे राजा। अच्छा, सामंत। दिखानी होती थी, सालाना कुछ नजराना या टैक्स भेजना होता था, और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो अपनी सेना भेजनी होती थी। लेकिन क्या ये हमेशा वफादार रहते थे? नहीं, यही तो समस्या थी। ये सामंत हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने और मौका मिलते ही आजाद होने की कोशिश में लगे रहते थे। इसलिए राजा और सामंतों के बीच अक्सर लड़ाइयां भी होती रहती थीं। क्या इस दौर में स्थानीय स्तर पर, मतलब गांव वगैरह में, शक्ति का केंद्र बदल रहा था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था जो इस दौर में हो रहा था। देखिए, गांव अब भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। वहां ग्राम प्रधान और ग्राम लेखाकार होते थे। ये पद भी अक्सर वंशानुगत हो जाते थे और इन्हें तनख्वाह की जगह टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। गांव के बुजुर्गों की भी कोई भूमिका होती थी? हाँ, गांव के जो बुजुर्ग होते थे, जिन्हें ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर कहते थे, वो मुखिया की मदद करते थे। खासकर दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राज्य में गांव की समितियां बहुत सक्रिय थीं। वो स्थानीय स्कूल, तालाब, मंदिर, सड़कें, इन सब का प्रबंधन देखती थीं। छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा भी वहीं कर देती थीं। लेकिन आप कह रही थी कि कुछ बदल रहा था। हाँ, बदल ये रहा था कि धीरे-धीरे वंशानुगत राजस्व अधिकारियों का उदय हो रहा था। दक्कन में इन्हें नाडगौंड या देस ग्रामकूट कहा जाता था, और उत्तर भारत में छोटे सामंत या भोगपति। ये लोग ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये जो वंशानुगत अधिकारी और सामंत थे, इनकी ताकत बढ़ने से गांव की जो समितियां थी वो कमजोर पड़ने लगी, और केंद्रीय शासक यानी राजा के लिए इन स्थानीय ताकतों पर अपना पूरा नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया। इसी प्रक्रिया को इतिहासकार सरकार का सामंतीकरण कहते हैं, मतलब फ्यूडलाइजेशन, जिसमें केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और स्थानीय सरदार मजबूत हो जाते हैं, और ये आगे चलकर बड़े साम्राज्यों के टूटने का एक बड़ा कारण भी बना। समझ गया। आखिर में एक सवाल, राज्य और धर्म का रिश्ता कैसा था इस दौर में? क्या राजा धर्म के मामलों में बहुत दखल देते थे? देखिए, शासक खुद तो किसी न किसी धर्म को मानते ही थे। कोई शैव था, कोई वैष्णव, कोई बौद्ध, कोई जैन, और वो मंदिरों को, बौद्ध विहारों को, जैन मंदिरों को, ब्राह्मणों को खूब दान भी देते थे। लेकिन क्या वो दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु थे? नहीं, आम तौर पर ऐसा नहीं था। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्हें संरक्षण भी देते थे। किसी को उसकी धार्मिक मान्यताओं के लिए सताया नहीं जाता था। हमने राष्ट्रकूटों का उदाहरण देखा। उन्होंने तो मुसलमानों को भी अपने यहाँ बसने और प्रचार करने की पूरी आजादी दी थी। तो राजा का धर्म को लेकर क्या कर्तव्य माना जाता था? राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगा और समाज में जो 4 वर्णों की व्यवस्था है उसे बनाए रखेगा। इस मामले में पुरोहित उनका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन राजा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों या मान्यताओं में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता था। तो क्या धर्म और राजनीति एकदम अलग-अलग थे? पूरी तरह से अलग तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें एक तरह का विभाजन जरूर था। उसी समय के एक बड़े धर्मशास्त्री थे, मेधातिथि। उनका मानना था कि राजा का अधिकार सिर्फ धर्मशास्त्रों से नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र यानी राजनीति के विज्ञान से भी आता है। अच्छा। हाँ, उनका कहना था कि राजा का जो सार्वजनिक कर्तव्य है, यानी राजधर्म, वो अर्थशास्त्र पर आधारित होना चाहिए। मतलब ये कि राजनीति और धर्म को अनिवार्य रूप से अलग रखा गया था। धर्म ज्यादातर राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य माना जाता था। लेकिन धर्म का इस्तेमाल तो होता होगा? हाँ, बिल्कुल। शासक अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, उसे वैधता दिलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल जरूर करते थे। जैसे बड़े बड़े मंदिर बनवाना, ब्राह्मणों और मठों को जमीनें दान देना, ये सब अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के तरीके थे। चलिए, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि ये जो दौर था 800 से 1000 ईस्वी का, ये उत्तर भारत और दक्कन में 3 बड़ी ताकतों, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके उदय
और इनके लगातार चलने वाले आपसी संघर्षों का गवारा। हाँ, ये सही है कि वो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे, खासकर कन्नौज जैसी प्रतीकात्मक जगहों के लिए। लेकिन इस उथल-पुथल के बावजूद उन्होंने अपने अपने प्रभाव वाले बड़े इलाकों में एक तरह की स्थिरता भी दी, कला, साहित्य को बढ़ावा दिया और प्रशासन के उस पुराने ढांचे को बनाए रखा। हाँ, ये बात और है कि उसमें सामंतीकरण के तत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। हमने देखा कि कैसे पालों ने पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। प्रतिहारों ने अपनी जबरदस्त घुड़सवार सेना के दम पर उत्तर भारत में अपना दबदबा बनाया और राष्ट्रकूटों ने दक्कन में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया और साथ ही अद्भुत धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। जी हाँ, और उन अरब यात्रियों के विवरणों से हमें उनकी शक्ति, उनकी सेना, उनके साम्राज्य की विशालता की एक झलक मिलती है। हालांकि ये हो सकता है कि उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो थोड़े बढ़ा चढ़ा कर लिखे हों, लेकिन महत्व तो पता चलता ही है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये तीनों साम्राज्य इतने शक्तिशाली थे, इतने बड़े इलाके पर इनका राज था, फिर भी कोई एक शक्ति पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? और इनके बीच ये जो लगातार संघर्ष चलता रहा और फिर इनका पतन हुआ, इसने आने वाली सदियों में, खासकर जब बाहरी आक्रमण शुरू हुए, तब भारत की राजनीतिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया होगा? या फिर इस पर भी सोचा जा सकता है कि जिस तरह से स्थानीय शक्तियां यानी सामंत मजबूत हो रहे थे, क्या ये इस बात का संकेत था कि उस युग में एक बहुत विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य बनाना और उसे लंबे समय तक चलाना शायद बहुत ही मुश्किल काम था? ये सोचने वाली बात है। खैर, इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ चलने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।